नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना का एक नया डेटा सामने आया है। अब तक सिर्फ बातें होती थी, लेकिन अब सरकारी आंकड़ा आ गया है। 2011 में जाति जनगणना की शुरुआत हुई, 2013 तक गिनती भी हो गई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, जारी नहीं किए गए। आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। ये राज्य है बिहार। राजधानी में आज मैं आपको बताऊंगी बिहार में कौन सी जाति की कितनी आबादी है, किस पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है और किस पार्टी का वोट बैंक घट गया है। जाति जनगणना में सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा वर्ग। इससे बिहार में ओबीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की भी दो कैटेगरी है, ओबीसी और ईबीसी में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसी का डेटा आपके सामने रखती हूं। यादव वोट बैंक, जो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का, वहां की यादव राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। यादव समाज से 14.2% वोटर्स हैं। पहले केवल जातिगत जनगणना में ओबीसी और ईबीसी की हम बात कर रहे हैं। कोयरी जाति 4.2%, कुर्मी जाति 2.87%। जो एक और चेहरा इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, नीतीश कुमार, जो ये कह रहे हैं कि जो हमने वादा किया था हमने पूरा कर लिया, इसी जाति से आते हैं। तेली समाज से 2.81%, बनिया 2.31%, सोनार 0.68%। अभी कुछ ऐसे आंकड़े भी आपके सामने रखूंगी जहां पर जनसंख्या के लिहाज से 0.00% तक के भी आंकड़े शामिल किए गए हैं। खैर, नौनिया जाति से 1.91%, जनसंख्या बढ़ई 1.45%, धानुक 2.1% और मल्लाह 2.6%। जनसंख्या के लिहाज से ये जातीय गणित आपके सामने। बिहार में दलित यानी कि शेड्यूल कास्ट की आबादी इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो 19.65% है। लेकिन किस बड़ी दलित जाति की कितनी जनसंख्या है, यह अब आंकड़े आपके सामने। दलित आबादी में सबसे बड़ा आंकड़ा मोची रविदास यानी 5.25% का, और वहीं मुसहर जाति की हम बात करें, कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी रहे थे जीतन राम मांझी, वो इसी जाति से आते हैं। 3.08% जनसंख्या इस समाज की। पासी की बात करें तो 0.98%। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिहार में जातीय गणित आपको समझाते हैं। दलित आबादी की हमने बात की, बात होगी सवर्ण आबादी की भी, जिसकी इन टोटलिटी अगर गणित की बात करें तो 10% है, 10% है। किस जाति के कितने सवर्ण हैं, आइए ये भी आपको बता देती हूँ। सवर्ण आबादी में सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से ब्राह्मण है, 3.65% है। राजपूत की अगर बात की जाए तो 3.45% इस समाज से आते हैं। भूमिहार की बात की जाए तो 2.86% और कायस्थ 0.6% जनसंख्या के लिहाज से सवर्ण आबादी। आइए जो डेटा जारी हुआ उसके मुताबिक बिहार में सवर्ण आबादी 10% है, लेकिन जो अनारक्षित जाति का आंकड़ा बताया गया है वो 15.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में सवर्ण मुसलमानों को भी रखा गया है। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की तादाद जो कि 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.01% है। सबसे बड़ा वोट बैंक आप एक तरीके से कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। अनुसूचित जाति की हम बात करें तो इसकी संख्या 19.65% है और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। तो ये इन टोटल आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। अब आगे आपको समझाएंगे किस तरीके से कौन सी पार्टी का वोट बैंक बन रहा है। लेकिन ये पूरा खेल सियासी है। जो 82% हिंदू आबादी है, उस 82% हिंदू आबादी को जातियों में विभाजित करके मंडल पार्ट 2 करने की कोशिश है। अब उस पर हम आगे आए उससे पहले आपको बता दें मुस्लिम आबादी कितनी है। अब देखिए, धर्म के लिहाज से हिंदू आबादी 81.99%, आप इस राउंड फिगर में 82% कहें।
मुस्लिम आबादी 17.70%, ईसाई आबादी की बात करें बेहद कम 0.057% है, तो सिख आबादी बिहार में 0.01%, बौद्ध आबादी 0.08%, जैन आबादी उससे भी कम, और जिनका कोई धर्म नहीं है उन कैटेगरीज को भी शामिल किया गया है। इनकी आबादी 0.0016% है। आगे कुछ ऐसी जातियां भी आपके सामने रखूंगी ऐसे मौके पर जब धीरे धीरे हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। कैसी विडंबना है ना देवेंद्र, ऐसे समय पर एक प्रोग्रेसिव युग में जब शिक्षा की बात होनी चाहिए, जब ये जाति भेद, जब ये वर्ण व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए, ये बंधन टूटने चाहिए, तब ऐसी ऐसी जातियों के भी नाम रटाए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं कि आपकी कैटेगरीज में भी सब कैटेगरी है। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया गया सरकार की ओर से, मंशा क्या है? और निश्चित तौर पर मंशा जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से वो यही था कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उनको और कैसे ज़्यादा इफेक्टिव रूप में लागू किया जा सके धरातल पर। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक डाटा होना चाहिए और उस डाटा के आधार पर आप लक्ष्य समूह को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे वजह अगर देखें तो ये सिर्फ कहने की बात है, इस रूप में कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल नहीं होता। इसके पीछे जो असली मंशा थी वो ये थी कि आप इसके सहारे राजनीति कैसे करें, जातियों की गोलबंदी करना कैसे आसान हो जाए, और उस मकसद को ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है ये सर्वे। और हालांकि ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे नाम बताया भी गया क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती, कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती, इसलिए इसको सर्वे का नाम दिया गया। इसमें हम सभी जानते हैं किस प्रकार से कोर्ट में भी ये मसला गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद आखिरकार मंजूरी मिली, फिर उसके बाद राज्य सरकार ने इस काम को किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जातियों के राग को छेड़ा जाए, और ये सिर्फ अभी ही नहीं, इसके पहले भी आप देखें तो जब यूपीए की सरकार थी और जब जनगणना हुई थी तो उसमें यह माना गया था कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थन से चल रही तब की यूपीए सरकार उस दबाव में आके उन लोगों ने जातीय जनगणना कराया, लेकिन उसका डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया। 2016 में जब उसका डाटा सार्वजनिक किया गया तब भी उन जातियों की बात नहीं की गई। उसमें मकसद यही था कि अगर आप जातियों के राग को छोड़ेंगे तो वो इतना आसान नहीं है, हर राज्य में अलग अलग समस्याएं उभरेंगी और फिर से आप एक तरह से समाज में को खंड खंड बांटने की दिशा में जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये राजनीति को सूट करता है तो उस लिहाज से नीतीश कुमार ने इस चाल को चला। उसमें मकसद ये है कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि हर राज्य में इसी पैटर्न पे ये मांग उठे, और फिर जब इलेक्शन नैरेटिव बने तो वो किसी रिलीजन के आधार पर नैरेटिव ना बने बल्कि जातियों के आधार पर नैरेटिव बने, और वहाँ पर क्षेत्रीय दलों के लिए उस काम को, जातीय गोलबंदी वाले काम को करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर जाति के उदाहरण के हिसाब से देखें, आरजेडी के लिए बड़ा आसान काम है जातियों के आधार पर बात कर लेना, नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान है। यूपी में बात करें ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत आसान काम है अपनी जाति के लिए बात करना, उसके आधार पर गोलबंदी करना। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये मुफीद नहीं होता, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए मुफीद नहीं होता। वहाँ पर उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक जगह आप बात करेंगे तो उसका रिपरकशन दूसरी जगह आपको झेलना पड़ सकता है। तो उस लिहाज से कुल राजनीति 2024 की इसी गोलबंदी के इर्द गिर्द हो रही है। तब तो ये जो डिवाइड एंड रूल, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहती हूँ, ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है ये तो आरजेडी को बहुत सूट कर रही है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा वोट बैंक हम देखें, एमवाई वोट बैंक, वो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यादव जाति से 14.2% वोटर्स अगर उनके साथ खड़े होते हैं, और इसमें अगर हम मुस्लिम वोटर्स की संख्या को ऐड कर देते हैं तो सबसे ज्यादा फायदे में तो आरजेडी नजर आती है। हम इस पर डिटेल में देवेंद्र आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और आंकड़ा मैं जरा जनता के सामने रख दूं। बिहार में कई ऐसी जातियों का डेटा भी सामने आया है जिनका नाम अब तक आपने नहीं सुना होगा। शुरुआत में ही मैंने कहा था ना कि और इनकी संख्या भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद ये सोचेंगे कि क्यों जातियों में विभाजित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जाति आधारित गणना तो हो रही है। अब इसमें हम देखिए कबार 0.0096%, आगे देखे कागजी 0.0018%, कादर, किसान, कोल, कुराइयार। अब इनकी आबादी अगर आप देखें जनसंख्या के लिहाज से बिहार में 0.0139% है, 0.0387% है। अब इन आबादी को और इन जातियों को हम देखें, थोड़ा इधर भी आपको लेकर आती हूं। अब देखिए अघोरी जाति 0.0069%, अर्दखी 0.0236%। अब देवेंद्र, जब मैं ये जातियां पढ़ भी रही हूं ना, तो इनमें से कई सारी जातियां ऐसी हैं जो मेरे लिए पहली मर्तबा हैं,
मैंने इससे पहले ये जातियां नहीं पढ़ी थी। अब इसमें अगर हम इदरौसी दर्जी बात करें, ये मुस्लिम्स में आते हैं। इन्हें 0.2522% इनकी जनसंख्या, इनकी आबादी है। ईसाई हरिजन की बात करें तो 0.0074%, ईसाई ओबीसी की बात करें 0.0068%, गधेड़ी ईटा फरोश ये भी मुस्लिम समाज से आते हैं, इनकी आबादी 0.0072%। अब कसाई मुस्लिम, इनकी भी 0.1024%। तो ये जातीय गणित बैठ रहा है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जातीय जनगणना के रिपोर्ट कार्ड को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए तो वो जाति जनगणना कर रही है, जाति आधारित गणना करके बता रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू नीतीश की जोड़ी 33 साल अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय जाति का कार्ड खेल रही है। ये जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये आंकड़े आधे अधूरे हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की रिपोर्ट तो आई ही नहीं। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में 63% पिछड़े, अति पिछड़े समाज की मौजूदगी है और अब उनकी डिमांड है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। केसी त्यागी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो आंकड़े आए हैं जातिगत जनगणना के, इसका इंतजार तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कर रहे थे और आज आंकड़े जारी हो गए। लग क्या रहा है, क्या होने वाली है चीजें आगे? नीतीश कुमार जी ने बिहार में ये नूतन प्रयोग प्रारंभ किया था। उनके नेतृत्व में समूचे राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव पास किया था, प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री के ढुलमुल निर्णय की वजह से हमें बिहार में जातिगत जनगणना करानी पड़ी और जो हमारी आशंका थी सही साबित हुई। 63% संख्या बिहार में अति पिछड़ों की है, जिसका आइडेंटिफिकेशन है कि 27% बैकवर्ड हैं और 36% अति पिछड़े हैं। अब हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नंबर 1। नंबर 2, समूचे देश में जातिगत जनगणना कराओ। नंबर 3, इंडिया की जो अगली बैठक होगी उसमें ये मुख्य एजेंडा होगा चुनाव का और हमारे घोषणा पत्र का। नंबर 4, हमने महिलाओं के आरक्षण का खुले दिल से समर्थन किया है कि ये देर से उठाया हुआ अच्छा कदम है, लेकिन अब 63% जनता की आप बेरुखी नहीं कर सकते, इसलिए कोटा के अंदर भी कोटा होना चाहिए और ये भी मांग अगली जो इंडिया की बैठक होने जा रही है उसमें हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो मकसद बेहद साफ है, कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए और ये मांग अभी और उठेगी, इसीलिए ये जाति आधारित गणना करवाई गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।